अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यूरोप एंड इंडिया स्टार्ट किया था। वो हमारा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तक कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज यानी कि क्या होता है, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कवरीज होती हैं, जो खोज होती है, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो आइए इसको रीड करते हैं। इन 1453 AD द ऑटोमन टर्क्स conquered Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade route joining Asia and Europe went through this city. अब देखिए किस सन की बात बता रहे हैं, ये 1453 AD की बात बता रहे हैं। ऑटोमन टर्क्स जो था उसने जो इस्तांबुल है उसको, देश को जीत लिया था, उसकी खोज करी थी और उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। विच वॉज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि कैपिटल था किसका, बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था। द ओवरलैंड ट्रेड रूट ज्वाइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी। अब ये जो सिटी था इस्तांबुल, ये जो किसको ज्वाइन करता था, जो ओवरलैंड, ओवरलैंड यानी भूमि के अंदर से जो लैंड के थ्रू ट्रेड किया जाता था, वहाँ पे ट्रेड रूट बनाया गया था जो कि किसको ज्वाइन करता था, एशिया एंड यूरोप को। वेंट थ्रू दिस सिटी, और वो इस सिटी से होकर, इस्तांबुल सिटी से होकर गुजरता था। अब इसके ऊपर जब टर्किश लोगों ने कब्जा कर लिया था, तब क्या हुआ, उन लोगों ने उसको ब्लॉक कर दिया। सिंस द टर्क्स ब्लॉक दिस रूट, अब जब टर्किश लोगों ने इसको इस्तांबुल के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, जीत हासिल कर ली, उसको जीत लिया, तब इन्होंने क्या किया, इस रास्ते को बंद कर दिया। जो एशिया और यूरोप को ट्रेड चलता था वो इस रास्ते से बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको जीत लिया था टर्किश लोगों ने। तो इन्होंने टर्क्स ब्लॉक दिस रूट, इस रूट को, जो इनका ट्रेड रूट चलता था, वो उसको रोक दिया, बंद कर दिया। तब there was a need of finding alternative trade route for the European countries to reach Asia. अब क्या हुआ, अब उनको तो ट्रेड करना था, व्यापार करना था एक दूसरे देश से। तब उन्होंने ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट यानी दूसरा ट्रेड रूट खोजना शुरू कर दिया। किसने, यूरोपियन कंट्रीज ने। कहाँ पर, एशिया तक पहुँचने का, क्योंकि उन्होंने तो ट्रेड करना था, एक रास्ता बंद हो गया तो उनको दूसरा रास्ता खोजना उनके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई, नहीं तो उनका ट्रेड भी बंद हो जाता, उनका व्यापार जो है वो बंद हो जाता। दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो इसी तरीके से नई नई खोजें इस फेज में स्टार्ट हुई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। यानी कि एक बार फिर से समझिए कि जो एरिया है, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कवरीज होने लगी, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। लोग अलग अलग जगह पर जाने लगे, जैसे वास्को डी गामा ने पूरे वर्ल्ड में घूमते थे समुद्र के रास्ते से और नई नई जगह की खोज करते थे और उसको अपना एक नाम देते थे। ऑटोमन टर्क्स ने इस्तांबुल देश के ऊपर ही वैसे ही उसको जीत लिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। उस टाइम पर फ्लाइट्स तो हुआ नहीं करती थी, तो उनको रास्ते खुद ही खोजना पड़ते थे, चाहे किसी भी रूट से, चाहे समुद्र के रास्ते जाएं, चाहे कैसे भी जाएं। फिर उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोज निकाले जिससे ट्रेड इजीली किया जा सके, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेड यानी व्यापार करने लगे, इजीली करते थे। तो इसी तरह से ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टेक आउट पेज नंबर 6, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन इन यूरोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक क्रांति जो आई यूरोप में, वो इस टॉपिक में बताने जा रहे हैं। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड, यूरोपियन प्रोसीड फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। अब जैसे जैसे रेनेसेंस, आपने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा कि रेनेसेंस पीरियड में कितनी सारी खोजें हुई, कितनी सारी डिस्कवरी हुई, कितनी सारी प्रोग्रेस हुई। उन सभी की वजह से, जो इतनी सारी प्रोग्रेस हुई, उससे यूरोपियन प्रोसीड फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। उससे क्या हुआ, जो यूरोप था वो प्रोसीड करने लगा, यानी आगे बढ़ने लगा। कहाँ से, मेडिवल पीरियड से मॉडर्न एज की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत सारी नई नई खोजें हुई उस टाइम पीरियड में, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। तो उन डेवलपमेंट और उन सब चीज़ों की वजह से जो यूरोप था वो मेडिवल पीरियड से मॉडर्न एज की तरफ प्रोसीड करने लगा, आगे बढ़ने लगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड। और इसी पीरियड में जब इतनी सारी डेवलपमेंट होंगी, इतनी सारी खोजें होंगी, तो लोगों का बौद्धिक विकास यानी लोगों का दिमाग भी बढ़ने लगा, लोगों की जो आगे बढ़ने की जो वो थी वो और बढ़ने लगी। लोगों में इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन होने लगा, क्रांति होने लगी इसी पीरियड में। द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ। अब जो लोग थे वो जो
पास्ट इग्नोरेंस यानी कि जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं रूढ़िवादी लोग, और ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास, उसको छोड़ने लगे। स्टेपिंग आउट यानी कि छोड़ना, बाहर निकालना, उसको छोड़ने लगे। और ब्लाइंड फेथ जो नहीं अंधविश्वास थे उनको भी छोड़ने लगे। एंड प्री एस्टेब्लिश कस्टम, और जो पुराने बनाए हुए हमारे रूढ़िवादी लोगों के बनाए हुए रीति रिवाज थे और जो ट्रेडिशंस थे, केम टू बी सीन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उन सबको छोड़कर आगे बढ़ने लगे, नए रीति रिवाज, नए इन्वेंशंस करने लगे। ऑल दीज चेंजेस आर एड्रेस्ड एज इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, और इसी सभी चेंजेस को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन के नाम से पुकारते हैं। दिस गेव फर्दर मोमेंटम टू साइंटिफिक डिस्कवरीज इन यूरोप। मोमेंटम यानी विकास की ओर बढ़ना। तो जब ये इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन होने लगा, इससे क्या हुआ? हमारा जो देश है वो और विकास की ओर बढ़ने लगा। टू साइंटिफिक डिस्कवरी इन यूरोप, और यूरोप में बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी। ठीक है, इन शॉर्ट रेनेसेंस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुए, विकास हुए, और दुनिया में भी काफ़ी तरक्की होने लगी। यूरोप मेडिवल पीरियड से आगे बढ़ने लगा मॉडर्न एज की तरफ। इसी वजह से इस पीरियड में लोग काफ़ी होशियार होने लगे। इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ। लोग अपना पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वास को छोड़कर नए तरीके को अडॉप्ट करने लगे, अपनाने लगे। इसी पीरियड में नई टेक्नोलॉजी अपनाने लगे। इन सबसे इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन होने लगा। लोग काफ़ी एडवांस लेवल में सोचने लगे, तो लोगों का दिमाग भी बढ़ने लगा, और इसी से बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज होने लगी इस पीरियड में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर। अब जब सब जगह रिवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारा जो पॉलिटिकल स्फीयर है वहाँ पर भी हमारा डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मैनी पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस। अब देखिए, जब सभी चीज़ों में चेंजेस हो रहा है, तो अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड का जो अर्ली स्टेज था, बिगिनिंग पीरियड था इन यूरोप, कहाँ पे? यूरोप में। तो मैनी पॉलिटिकल चेंजेस, वहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी आए ड्यू टू द वेरियस रिवोल्यूशनरी इवेंट ड्यूरिंग 18 एज वेल एज 19th सेंचुरी। अब किस टाइम पीरियड की बता रहे हैं कि 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी इवेंट्स हुए। ठीक है, दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रिवोल्यूशन, और इसी पीरियड को, कौन से पीरियड को? 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी को हम लोग एज ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, और इसी पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। किसमें? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, पार्लियामेंट्री यानी कि संसद की जो लोकतंत्र था उसमें, इंग्लैंड का, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। देयर वाज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम, और जो वहाँ पर कैबिनेट सिस्टम बना हुआ था पुराना, उसको बंद करके, उसको जो लोग वहाँ के थे, वहाँ के जो नेता थे, उनको पूरा नया फॉर्म किया उन्होंने, पुराने लोगों को हटा दिया, नए नए लोगों को वहाँ पे उसमें कैबिनेट सिस्टम में उनको बनाया गया, और उसको नया कैबिनेट सिस्टम बनाया गया। द बिल ऑफ राइट यानी कि लोगों को अधिकार का जो वो मिलना चाहिए, लोगों के अधिकार। बिल ऑफ राइट 1689 लेड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द किंग। अब वहाँ पे पहले राजा लोगों का राज हुआ करता था, तो राजा लोग आपको मालूम है अपनी मनमानी करते थे। तो उस टाइम पीरियड में, तो अब जब क्या हुआ कि नया कैबिनेट सिस्टम बना, तो बिल ऑफ राइट 1689 लेड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ किंग। अब नया जो बिल बना वो लोगों के अधिकार को ध्यान में रखकर बनाया गया। तो इसीलिए अब क्या हुआ, जो राजा की जो पावर थी, जो उनकी शक्ति थी, उसमें लिमिटेशंस लग गई। अब जो नया वो बना था, बिल पास हुआ था, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस राजा के ऊपर लगा दी गई कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वो लोगों के अधिकार को ध्यान में रखकर ही रूल करेंगे। तो द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज एस्टेब्लिश, तो एक स्वतंत्र पार्लियामेंट की स्थापना की गई इस टाइम पीरियड में। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर अच्छे से समझेंगे तभी आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको लर्न करने में, समझने में ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी इतना ही। इसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं इसी के साथ ही आज सेंड कर रही हूँ। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 वो मैं आपको अभी इसके साथ ही सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।